हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथोफिलिक एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। बहुत आसान है और इससे तो 2-3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आराम से। बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब इसको छोड़ सकते ही नहीं अपन कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर ये किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में है ना तो अपन को करना ही है। मस्त है, बहुत ईजी है क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन बनते हैं। सो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपन डेफिनेशन लेंगे, फिर कुछ एक पॉइंट्स देखेंगे, फिर एग्जांपल देखेंगे, ऐसे करते रहेंगे अपन। डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। एन एक्सप्रेशन QX, ये QX है, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलेंगे। एन एक्सप्रेशन इन n variables is called quadratic form if it is homogeneous expression of डिग्री 2। अपन के पास कोई भी QX है, ये X के अंदर क्या है, ये X के अंदर n वेरिएबल्स है। लाइक X के अंदर x1, x2, x3, so on xn है, ठीक है। इस कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म इफ इट इज होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2। ये अगर QX होमोजीनियस है डिग्री 2 के अंदर तो इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलते हैं। कैसे लिख सकते हैं अपन? Q ऑफ x क्या है, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, x1, x2, xn। डिग्री 2 का मेरे को होमोजेनियस बनाना है। समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n, j इक्वल्स टू 1 to n, bij कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर, एंड xi xj, ये होमोजेनियस है। जनरल अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म को, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ अभी, जब xi और xj जब इक्वल, जब i इक्वल्स टू j होगा तब क्या होगा, यहाँ पे समेशन i इक्वल्स टू 1, तो समेशन चलता रहेगा। समेशन ऑफ BII, जब i और j इक्वल हो देन xi का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ये मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ रहा हूँ, एक में जिसके अंदर xi मतलब स्क्वायर वाली टर्म हो और दूसरे में xi xj वाली टर्म हो, प्लस समेशन ऑफ BIJ xi इंटू xj। इसके अंदर क्या है, xi एंड xj नॉट इक्वल्स टू है, दोनों ही इक्वल नहीं है। अगर xi और xj इक्वल हो गए तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं अपन इसका कोई। कोई भी मैं पहले 2 वेरिएबल्स में ले रहा हूँ, Q ऑफ x, y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ xy। ये है होमोजीनियस है, डिग्री 2 के अंदर है। नेक्स्ट मैं Q ऑफ x y z में ले रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस कुछ भी 3xy प्लस 4xz। ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, डिग्री 2 के अंदर होमोजीनियस है। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस 5 ऐड कर दूँ तो नहीं रहेगी, होमोजीनियस नहीं है, या 5y कर दूँ तो भी होमोजेनियस नहीं बनाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है। पर अभी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ओके। इसकी 2 टाइप से इसकी डेफिनेशन होती है। कोई सीधा रिजल्ट बताता है, एक मैं जो टर्म बताऊंगा अभी आपको, या कोई यहाँ से सीधा डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट करता है। वो ये है कि
every quadratic form can be written in qx equals to x ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स। कोई भी अपन के पास क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, जो अपन ने जनरल फॉर्म लिख रखी है ना, उसको अपन इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स क्या है, ये टप्पल है, एक्स ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स। ए यहाँ पे कोई भी एन क्रॉस एन की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक्स वेक्टर बनाएगा और एक्स ट्रांसपोज से बनेगा। तो इस टाइप से भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, अपन क्वाड्रेटिक फॉर्म को इसी टाइप से ही लेके चलेंगे। अब हम अभी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे ना, तो अपन इस मैट्रिक्स ए की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। तो जो इस मैट्रिक्स ए की प्रॉपर्टी होगी वही इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की प्रॉपर्टी हो जाएगी। Where A is symmetric matrix, ठीक है। This matrix A is called as matrix form of quadratic form। इस मैट्रिक्स A को अपन QX की मैट्रिक्स फॉर्म बोलते हैं। ये सीखेंगे अपन कि हाँ आगे कैसे अपन कोई भी अगर अपन के पास दे रखी हो, कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन हो, तो अपन कैसे उसकी मैट्रिक्स फॉर्म निकाले। A is called matrix form of quadratic form। ठीक है, अब मैंने पहले कैसे लिखा था इसको, Q को, अगर आपको याद हो तो मैंने Q ऑफ x को ऐसे लिखा था, समेशन ऑफ बी आई आई इंटू एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ बी आई जे इंटू एक्स आई इंटू एक्स जे। इस टर्म में आई एंड जे आर नॉट इक्वल। सी, अब जो भी ए मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट क्या होंगे, मान लो ये कोई ना, उस मैट्रिक्स ए का जो क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स रूप है उसका ए कोई एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है आई, वो इसके इक्वल होगा बी ऑफ आई आई के, ठीक है। एंड जो ए आई जे होगा वो क्या होगा, जो एक्स आई एक्स जे का जो कोफिशिएंट होगा ना उसका हाफ होगा। एक्स आई एक्स जे का कोफिशिएंट क्या है, बी आई जे, सो हाफ ऑफ बी आई बी जे। इससे अपन क्या करेंगे, इन दोनों से अपन क्या, कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दी होगी ना अपन को, उसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो अपन कुछ लिखते हैं पॉइंट्स वगैरह, कि कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें अपन 2-3 एग्जांपल लेंगे। अपन को क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई होगी और अपन उसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, ठीक है। सबसे पहले बेसिक्स एग्जांपल, क्यू ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। इसको लेते हैं अपन सबसे पहले। देखो पहले क्या था, जो भी स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, तो स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1, सो 1 1 यहाँ होगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो एक्स वाई जो कोफिशिएंट है, जब जैसे क्या होता है ये A12 आ गया, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो ये इसका क्या होगा, हाफ हो जाएगा, ये 1, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो गया। और ये मैट्रिक्स मैट्रिक होती है, ये मैट्रिक्स, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। सो इसका ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका,
ठीक है। नंबर 2 एग्जाम्पल लेते हैं अपन। q ऑफ x इक्वल्स टू q ऑफ x ऑफ y z इक्वल्स टू, जस्ट अ मिनट, मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखो सेकंड डिग्री में होमोजेनियस इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है अपने पास। कैसे मैट्रिक्स में लिखेंगे इसको अपन। देखो तो ज़्यादा वेरिएबल होते हैं ना तो वो हाफ वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो मैंने इसको कैसे याद करने का एक मेथड सा बना रखा है अपने, बताता हूँ मैं आपको। मैट्रिक्स बना लो आप। यहाँ पे x कितने वेरिएबल, 3 वेरिएबल है, x y z लिख लो। यहाँ पे भी x y z लिख लो, ठीक है। तो जो भी स्क्वायर के हैं वो तो डायगोनल में आ गए, 1 1 1 है, सो 1 1 एंड 1 आ गए, ठीक है। इस रो में क्या है, ये एक्स वाई है, सो एक्स वाई का हाफ क्या है, एक्स वाई का हाफ 1 है तो एक्स वाई का हाफ 1/2 आ गया। ये क्या है, एक्स जेड, तो एक्स जेड का कोफिशिएंट 0 है, सो एक्स जेड का कोफिशिएंट का हाफ कितना आ जाएगा, 0 का हाफ 0। अब ये क्या है, मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो यहाँ भी हाफ 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाई जेड का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 है, सो वाई जेड का हाफ क्या आएगा, ये भी 0 तो ये भी 0। तो ये अपन के पास बन गई मैट्रिक्स है, ठीक है। मैंने इसको इस टाइप से मेथड बना रखा था याद करने के लिए, आप भी कर सकते हो। अगर आप सीधा कर सकते हो तो डायरेक्टली कर लो, अगर आपको नहीं होता है तो इस टाइप से बना लो, इजी रहेगा। थर्ड, अब मैं 4 वेरिएबल लेता हूँ, q ऑफ x y z t, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3xz प्लस 4zt, ये है मेरे पास, ठीक है। अब इसको मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखना है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स फॉर्म, क्योंकि हम जब भी आगे जब डेफिनेट मैट्रिक्स इंडेफिनेट फॉर्म पढ़ेंगे ना इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म की, तो अपन सीधा मैट्रिक्स के बारे में ही बात करेंगे नॉर्मली, तो उससे अपन सारी प्रॉपर्टी को लिंक कर सकते हैं इजीली। तो मैट्रिक्स ये है, बना लो। ये होगा x लिख दो, y z t, x y z t, ठीक है। एक्स स्क्वायर का सारे कोफिशिएंट आएंगे डायगोनल में, तो 1 1 1 एंड 3, ठीक है। फर्स्ट रो में क्या है, ये एक्स वाई, सो एक्स वाई का कोफिशिएंट का हाफ कितना हो जाएगा, 2 का हाफ 1 1। फिर ये कौन सा एलिमेंट है, एक्स जेड, तो एक्स जेड का हाफ कितना आएगा, 3/2। ये कितना, ये है एक्स टी का, ये एक्स टी का है, सो एक्स टी का कोफिशिएंट है नहीं, 0 है, तो ये भी आ गया 0। तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, तो ये क्या आएगा, 1 3/2 एंड 0 आ गया, बिकॉज ये मैट्रिक्स is सिमेट्रिक। तो हमको ये निकालने की जरूरत नहीं है, हम अगर ये भी निकालें ना ऊपर वाले तो भी अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट, वाई जेड का कोफिशिएंट भी 0 है, सो उसका हाफ भी 0 होगा। नेक्स्ट वाई टी का कोफिशिएंट भी 0 है, तो ये भी 0 आएगा। अभी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो ये 0 0 बन जाएगा अपने आप। ये क्या है, जेड टी का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, 4 का हाफ 2, तो ये 2। ये अपने पास मैट्रिक्स है आगे। कैसे भी करो अपन को मैट्रिक्स निकालनी है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो आप निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब खुद ही ऐसी कोई सेकंड डिग्री कितनी भी वेरिएबल के अंदर अपने अकॉर्डिंग बनाना कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म अपनी मर्जी का, और प्रैक्टिस कर लो कि हाँ उसको कैसे निकालते हैं अपन। ये देख लेना मेरी कैलकुलेशन सही तो है ना, ये 2 है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, चेक कर लेना। आई थिंक सही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो
नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, कुछ एक प्रॉपर्टीज़ है। अब हम क्या करेंगे, सीधे जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई होगी ना उसको अपन एक्स ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स का टाइप लेकर रखेंगे। सो मान लो क्यू ऑफ एक्स अपने पास गिवन है एक्स ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स। फर्स्ट केस है इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 देन क्वाड्रेटिक फॉर्म इज सिंगुलर। अगर जो भी ये डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा ना, अगर 0 हो गया तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा वो सिंगुलर बन जाएगी अपने पास, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 देन क्वाड्रेटिक फॉर्म इज नॉन सिंगुलर। सिंपल, जस्ट अपन को क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है उस जो भी मैट्रिक्स अपन के पास बनेगी, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म तो गिवन होगी, तो उस क्वाड्रेटिक फॉर्म का अपन मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेंगे, फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। सिंपल। अब हम बात करते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म की रैंक, सिग्नेचर और इंडेक्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। वही से हमारे पास क्यू दे रखा है एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। सो rank of matrix A is called rank of quadratic form, ठीक है। जो भी ए मैट्रिक्स होगा अपने पास एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स में, उसकी जो भी रैंक होगी वही उस क्वाड्रेटिक फॉर्म की रैंक होगी, ओके। सिग्नेचर फॉर इंडेक्स, इंडेक्स को अपन पी से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज ऑफ ए। जो भी अपन के पास ए मैट्रिक्स गिवन होगी उसकी जितनी भी पॉजिटिव आइगन वैल्यूज होगी ना, वही उसकी इंडेक्स बोलेंगे अपन उसको। इंडेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज ऑफ ए। सिग्नेचर इसको एस से डिनोट करते हैं और ये होता है 2p माइनस आर। जितना भी ये होगा इंडेक्स होगा उसका 2 से मल्टीप्लाई करके फिर जो भी रैंक आएगी, ठीक है, उस रैंक को कैपिटल आर स्मॉल आर बोल देते हैं अपन, ठीक है। तो 2p माइनस आर, 2p माइनस जो भी रैंक ऑफ नेट गिवन मैट्रिक्स है होगा। सो रैंक आ गया अपन पास, इंडेक्स आ गया, सिग्नेचर आ गया। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, इस पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड रैंक, सिग्नेचर एंड इंडेक्स ऑफ Q of x y z equals to x square plus y square plus z square plus x y प्लस, थोड़ा इतना ही रखते हैं ना, क्यों फालतू में कैलकुलेशन को लेंदी करें। अपन का मेन फोकस ये रहता है कि अपन को प्रोसेस सीखना है। कैलकुलेशन लंबी करने से क्या फ़ायदा होगा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। हमेशा प्रोसेस पे ध्यान रखा करो, बस रिजल्ट मैटर नहीं करता। अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो रिजल्ट अपने आप आएगा। सो अपन इसकी ए मैट्रिक्स निकालते हैं। जो भी इस क्यू की जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी, कैसे निकालते हैं भाई, एक्स वाई जेड, ठीक है। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का डायगोनल में लिखेंगे 1 1 1,
क्यों लिख रहे हैं 1 1 1? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। सो जो कोफिशिएंट है उनको डायगोनल में लिखते हैं। एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? 1। इसका हाफ कितना हो गया? 1/2। ओके, अब एक्स जेड का कोफिशिएंट क्या है? सॉरी, एक्स जेड का कोफिशिएंट है नहीं, यहाँ पे 0 है, तो ये 0 हो गया। मैट्रिक्स एक्स सिमेट्रिक होती है, सो हाफ को 0 आ गया। ये 6 क्यों लग रहा है? वाई जेड का कोफिशिएंट 0 है, तो ये भी 0 आ गया। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, तो ये भी आ गया। अब अपन को क्या करना है? मैट्रिक्स ये आ गई अपने पास। अब इस मैट्रिक्स का क्या करना है अपन को? अब इसकी हेल्प से अपन निकालेंगे, इसकी रैंक निकालेंगे, रैंक से फिर इंडेक्स, इंडेक्स से सिग्नेचर निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यू निकालता हूँ। तो अगर इसकी आइगन वैल्यू सारी नॉन जीरो आ गई तो रैंक फुल होगी, 3 होगी अपने आप ही। और रैंक फिर जितने भी नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आइगन वैल्यूज आएगी वो भी चेक कर लेंगे अपन। देखो इसका तो सिंपल ही है ना, इसके अपन को आइगन वैल्यूज निकालनी है, माइनस लैम्डा ही निकालना है। क्या आएगा? और लैम्डा माइनस इक्वल्स टू 0, दिस विल गिव लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1/4, सो 3/4, 3/4 तो प्लस 3 आ गया, 4 चला गया इधर, ये माइनस 8 आ जाएगा इधर। ठीक है, चेक कर लेना, शायद यही आना चाहिए। स्टूडेंट तो कैलकुलेशन है, आप कर लेना इजीली, यही आएगी मेरे हिसाब से। लैम्डा माइनस 1 इंटू 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। इससे लैम्डा क्या आया? एक तो लैम्डा मेरे पास 1 हो गया, दूसरा क्या आया? 8 प्लस माइनस 64 माइनस 16 48/8। 8 प्लस माइनस √16, √16 कितना होता है? 4/8। अब अपन को क्या आइगन वैल्यूज है, अपन को कोई मतलब नहीं है। ये पॉजिटिव है दोनों, ये भी पॉजिटिव है, और कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब क्या? रैंक कितनी है? 3 है। रैंक ऑफ ए कितनी है? 3 है। तो मतलब ये होगा कि रैंक ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म कितनी होगी अपने पास? 3 होगी। इंडेक्स कितना होगा? इंडेक्स जो पी है वो कितना होगा? नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, वो कितनी है? ये भी दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सो इंडेक्स भी 3 आ गया। अब सिग्नेचर क्या होता है? एस क्या होता है? 2p माइनस आर, 2 इंटू पी 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। तो रैंक भी 3 है अपने पास, इंडेक्स भी 3 है, और सिग्नेचर भी 3 है, ऑल आर 3। अब इसके ऊपर रिसेंटली सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, रिसेंटली जो दिसंबर 2019 के अंदर पूछा गया है। तो लास्ट टाइम से जो 10 लास्ट एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। शायद मैं श्योर हूँ, शायद ये दिसंबर 19 का क्वेश्चन है, चेक कर लेना आप। ये बोल रहा है फॉर ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 3 वेरिएबल। वेरिएबल कितना अपने पास? 3 दिया रखा है, एक्स वाई जेड। मतलब जो मैट्रिक्स ए होगी वो कितनी होगी? 3x3 ऑर्डर की बनेगी अपने पास। ठीक है, ओवर आर लेट आर बी द रैंक एंड एस बी द सिग्नेचर, देन नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर आर कोमा एस इज। ये बोल रहा है अगर आर रैंक हो, ये बोल रहा है कि 3 है मेरे पास वेरिएबल्स दे रखे हैं। ठीक है, और जो आर बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रैंक है आर, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म की रैंक है, तो मैट्रिक्स की भी रैंक है हो जाएगी। एस विद द सिग्नेचर,
तो नंबर ऑफ पेयर पूछ रहा है, आर को माइनस पूछ रहा है। सोल्व करो इसको। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका अपन? देखो पहले तो क्या करते हैं अपन, अलग अलग केस में तोड़ते हैं। पहले मैं मानूंगा कि रैंक 3 हो, फुल हो, फिर मानूंगा कि नहीं रैंक 2 हो, फिर रैंक 1 हो, लास्ट में रैंक 0 हो। ठीक है, तो इतने केस में अपन ब्रेक करके करेंगे ना, तो अपन के पास टोटल पेयर आ जाएंगे कितने बने। सो मैं केस फर्स्ट ले रहा हूँ, लेट रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3। ठीक है, अगर रैंक ऑफ ए मेरे पास 3 है, ठीक है, इसके अंदर भी मैं एक और ले रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने मान लिया कि जो मान लो जो भी अपने पास आइगन वैल्यूज आती हैं वो सारी पॉजिटिव है। मतलब जो तीनों आइगन वैल्यूज आती है अपने पास वो तीनों की तीनों पॉजिटिव है। अगर तीनों आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो P कितना हो गया? P3 हो गया। P3 हो गया तो अपने पास R कितना आएगा? R तो 3 है ही, क्योंकि रैंक ऑफ ए 3 है तो R भी 3 है। P3 है तो S कितना आएगा मेरे पास? 2P माइनस R, 2P माइनस R, 6 माइनस 3, 3। तो मेरे को 1 पेयर मिल गया। R को माइनस क्या मिल गया मेरे को? 1 पेयर, 3,3। ठीक है, ये जब P इक्वल टू 3 हुआ, लेट सपोज कि मेरे पास दो इस 3x3 मैट्रिक्स की 2 पॉजिटिव मिल जाए और एक नेगेटिव आइगन वैल्यूज मिल जाए। सो अगर 2 पॉजिटिव आइगन वैल्यूज है तो सिग्नेचर कितना हो गया? 2P माइनस R हो गया। 2P कितना, उससे मतलब नहीं, मेरे को कितने पेयर मिल रहे हैं वो उससे देखना है मेरे को। सो 2P कितना है? 4, 4 माइनस 3, 1। तो मेरे पास एक और R को माइनस मिल गया, एक और पेयर मिल गया मेरे को। R को माइनस इक्वल्स टू R कितना है? 3 है ही। S कितना मेरे पास? 1 आ गया। सिमिलरली अगर मान लो कि मेरे पास सिर्फ एक ही पॉजिटिव आइगन वैल्यू है तो फिर मेरे को एक और मिल जाएगा। एक मेरे को S मिल गया, मतलब मेरे को एक और पेयर मिल गया, R को माइनस मिल गया। ठीक है, अब फोर्थ केस ये मान लो ना कि मेरे पास कोई पॉजिटिव आइगन वैल्यू नहीं मिली मेरे को सारी एक ही ऐसे पॉसिबल है ना। ये देख लो, मैं लेता हूँ -1, -1, -1। ये तीनों आइगन बाकी सारे कोएफिशिएंट बाकी सारे 0 हैं, इधर भी 0, इधर भी 0। उसके सारे आइगन वैल्यूज क्या नेगेटिव है। लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई भी पॉजिटिव आइगन वैल्यू नहीं है। अगर मेरे पास कोई भी पॉजिटिव आइगन वैल्यू नहीं है तो भी मेरे पास एक S मिल जाएगा। मेरे को नेगेटिव भी चलता है, S हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरे को एक और S मिलेगा, एक और S मिला तो ये R क्या है? 3, S मिल जाएगा मेरे को एक और। तो टोटल जब मेरे पास रैंक 3 है तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, 4 पेयर मिल रहे हैं मेरे को। अब नेक्स्ट मैं केस सेकंड ले रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास रैंक ऑफ ए कितनी है? 2 है। रैंक ऑफ ए 2 है तो P कितनी हो सकती है? P3 हो सकती है? P3 नहीं हो सकती ना, क्योंकि अगर P3 हो गई तो फिर रैंक 2 कैसे होगी? मतलब जो नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज होती है वो हमेशा रैंक से लेस देन होती है ना। एटमोस्ट वो रैंक के इक्वल हो सकती है। तो मान ली कि मैंने जो भी 2 आइगन वैल्यूज होती है, मान लो सारी 2 आइगन वैल्यूज हो जाए, वो दोनों क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। तो मेरे पास P2 आ गया, तो P2 हो गया तो मेरे को फिर एक और S मिल जाएगा, ये रैंक ऑफ 2P माइनस R से। तो मेरे को एक और RS को माइनस मिल गया। ठीक है, अपन को कितने पेयर मिलते हैं उसके मुझसे मतलब है। फिर लेट्स सपोज कि अगर मान लो एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू मिले अपन को, एक नेगेटिव मिल जाए, ठीक है, तो फिर मेरे को R का माइनस मिल जाएगा एक और। अगर मान लो सारी की सारी आइगन वैल्यू नेगेटिव जाए, पॉजिटिव मिले ना, तो एक और अपन को R का माइनस मिल जाएगा। तो ये मिला के मेरे पास टोटल कितने केस मिल गए इसमें मेरे को टोटल 3 पॉसिबिलिटीज मिल गई। केस 2 मेरे पास 3 केस मतलब 3 पॉसिबिलिटी है। केस 3, लेट सपोज मेरे पास जो रैंक है गिवन मैट्रिक्स का वो 1 है। अगर रैंक 1 है तो मैक्सिमम आइगन वैल्यूज भी उसकी 1 ही तो हो सकती है। और मान लो वो 1 है, वो पॉजिटिव है, तो अगर P इक्वल्स टू 1 है सो मेरे को एक और R का माइनस मिल जाएगा। अगर मान लो P इक्वल्स टू 0 है
मान लो एक मिली, वो भी मेरे पास क्या है, नेगेटिव मिल गई, तो भी मेरे पास एक और आर को मैच मिल जाएगा। तो जब रैंक 1 है तब मेरे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, टोटल 2 पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास। तो 4 3 2 7 और 9 हो गया मेरे पास टोटल मिला के, ठीक है। अब 4 भी तो पॉसिबल है ना, कि मेरे पास जो रैंक ऑफ है वो 0 हो जाए मेरे पास। रैंक ऑफ है 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, 0 क्वाड्रेटिक फॉर्म, वो भी तो पॉसिबल है। तो रैंक 0 है तो मान लो कि P भी 0 हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि फिर कोई आगे वैल्यू होगी नहीं। सो P 0 है तो और मेरे को एक और आर को मैच मिलेगा, तो ये एक और मिल गया। तो टोटल मेरे को मिला कितने हो गए, 9 + 1 10 केसेस। सो मेरा आंसर हो जाएगा फाइनली, सो फाइनली 10 इज द करेक्ट आंसर। सो ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था, इसके भी आप ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में होते नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओ तो हो जाते हैं। अगर नहीं बता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अपन के पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं करने के लिए। तो अभी हम डेफिनेट, सेमी डेफिनेट, इनडेफिनेट, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स पढ़ते हैं। ये कितने टाइप्स की होती है, इनमें क्या क्या होता है, ये सब देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डेफिनेट्स के अंदर। सो फर्स्ट लेते हैं अपन पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। मान लो मेरे पास QX क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ये पॉजिटिव डेफिनेट कब होगी, इफ QX इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x नॉन ज़ीरो। मेरे पास सारे नॉन ज़ीरो x के लिए ये जो QX है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और QX 0 कब होगा, इफ एंड ओनली x 0 होगा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट के लिए। और इसका मतलब क्या, रेंज ऑफ पॉजिटिव डेफिनेट के लिए रेंज ऑफ QX क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ QX होगी R प्लस फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे तो ये 0 दे देगा, अदरवाइज ये हमेशा पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है। एग्जांपल सिंपल सा मैं ये ले लेता हूँ, QX ले लेता हूँ, x² + y² + z² ले लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, और जब x इक्वल टू 0 होता है तब QX 0 होता है, इफ एंड ओनली इफ। तो ये क्या हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसके ऊपर मैं सबसे पहले सारे टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं अपन, उसके बाद अपन अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। सेकंड है मेरे पास पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में क्या होता है, QX ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या कि जब x नॉन ज़ीरो हो ना, इसमें क्या है, QX ग्रेटर देन 0 तो होता ही है, बट x नॉन ज़ीरो के लिए भी QX 0 होगा, तभी वो अपन पॉजिटिव सेमी डेफिनेट बोलते हैं। यही डिफरेंस होता है पॉजिटिव डेफिनेट में और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट के अंदर। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ QX क्या आएगी, R प्लस यूनियन 0, ठीक है। कोई एग्जांपल ये ले लो आप, Q ऑफ x y z ले लो। दिस इज नॉट लाइक दैट,
दिस इज क्यू ऑफ एक्स वाई जेड। सो क्यू ऑफ एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा, अपन लेते हैं एग्जांपल। मैं लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। बट जब मैं लेता हूँ क्यू ऑफ 0 0 1, ये क्या आएगा, ये भी 0 आएगा ना, क्योंकि z की टर्म है नहीं इसके अंदर। तो नॉन ज़ीरो कोई x के लिए, आई मीन नॉन ज़ीरो कोई जो भी अपने पास टर्म होती है उसके लिए ये 0 नहीं है ना, क्योंकि 0 0 1 है। फिर भी ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्यों हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट हो गया। सेमी डेफिनेट का मतलब ये होता है कि आपको कोई नॉन ज़ीरो x के लिए भी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है वो 0 मिल सकती है। थर्ड, नेगेटिव डेफिनेट। हम देखो नेगेटिव डेफिनेट क्या होता है, क्यू एक्स इफ क्यू एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 0। देखो सेम मिलता जुलता है ना उससे, उसमें देखो पॉजिटिव डेफिनेट में क्या होता है, क्यू एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है। नेगेटिव डेफिनेट में क्या होता है, क्यू एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होता है फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 0। और ये भी सेम, क्यू एक्स 0 कब होगा, क्यू एक्स 0 तभी होगा इफ एंड ओनली इफ दिस एक्स इक्वल टू 0। हो गया। इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ क्यू एक्स क्या होगी, आर माइनस फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जब एक्स 0 होगा तो 0 हो ही जाएगा ना। नेक्स्ट सेम जैसे अपन ने लिया था ना पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, वैसे सेम अपन लेंगे नेगेटिव सेमी डेफिनेट। नेगेटिव सेमी डेफिनेट में क्या होता है, इफ क्यू एक्स लेस देन इक्वल टू 0, सेम उसी टाइप से फॉर ऑल एक्स नॉन जीरो। मीन क्यू एक्स लेस देन 0 तो होता ही है, बट फॉर नॉन जीरो एक्स के लिए क्यू एक्स इक्वल टू 0 भी होगा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट के लिए, ठीक है। एक ऐसा नॉन जीरो एक्स जरूर मिलेगा मेरे पास जिसके लिए क्यू एक्स 0 आ जाए और क्यू एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हमेशा होगा ही। इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ क्यू एक्स आर माइनस यूनियन 0। आर माइनस मीन नेगेटिव नंबर, आर प्लस मीन्स पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल पॉजिटिव सेमी डेफिनेट का सेम उसी टाइप से ले लो। आप क्या करते हो, मैं क्यू ऑफ एक्स वाई जीरो क्या लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेता हूँ। अभी देखो हमेशा लेस देन 0 तो है ही, हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 है ही है। पर जब मैं ये नॉन जीरो एक्स लूँ ना 0 0 1, इसके लिए भी क्या है 0 आ रहा है ना, तो नॉन जीरो एक्स के लिए मेरे पास क्या है क्यू 0 है और क्यू लेस देन इक्वल टू 0 है हमेशा। तो इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव सेमी डेफिनेट होता है, ठीक है। हल्की फुल्की डेफिनेशन एकदम सिंपल है, ये इंट्रोडक्शन है इसका, अच्छे से समझ लीजिए, अपन आगे अच्छे से क्वेश्चन करेंगे इसके। फिफ्थ होता है मेरे पास इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म। इनडेफिनेट में क्या होता है, देखो इनडेफिनेट में क्या होता है, क्यू 0 भी लेता है, क्यू पॉजिटिव भी वैल्यू लेता है और क्यू नेगेटिव वैल्यू भी लेता है, मतलब क्यू सब कुछ ले सकता है। उसका रेंज अगर अपन बोलते हैं कि पूरा रियल नंबर हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं इनडेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म।
जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आराम से, इफ क्यू टेक्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव values, then the QX is called indefinite quadratic form. सिंपल। ठीक है, कोई एग्जांपल? इसका रेंज देख लो, इसका रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज ऑफ QX क्या होता है इसके अंदर? R प्लस, सॉरी R रियल नंबर, कंप्लीट रियल नंबर। एग्जांपल ले लो, अपन Q लेते हैं, Q ऑफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं कुछ भी लेता हूँ ना, Q ऑफ 0 0 Z टाइप का कुछ लेता हूँ मैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 माइनस जेड स्क्वायर, मतलब माइनस जेड स्क्वायर। इसका मतलब ये हमेशा लेस देन कुछ तो 0 होगी। तो मतलब क्या ये सारी आर माइनस वैल्यू लेगा, मतलब सारी नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। और अगर मैं ये ले लूँ Q ऑफ एक्स कोमा 0 0, तो क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर बनेगा। मतलब क्या है? ये में से घटता है कुछ 0 का। इसका मतलब क्या है? ये Q क्या लेगा? ये Q बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू लेगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है मेरे पास, ये हो जाएगी इंडेफिनेट। क्लियर है? सो सिंपल। अब कुछ जैसे ये तो अपन ने रेंज से डेफिनेशन देख ली। अब क्या होता है, जैसे नॉर्मली अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन होती है, तो उसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके अपन देख सकते हैं कि हाँ, उससे इजी रहता है कि कैसे उसको पता चले कि हाँ ये पॉजिटिव डेफिनेट है या नेगेटिव डेफिनेट है या फिर सेमी है, क्या है। तो उसके लिए अपन को कुछ एक पॉइंट्स लिखने हैं। अपन स्टार्ट करते हैं। मैं लेता हूँ Q इक्वल्स टू Q ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ट्रांसपोज इंटू AX is positive, definite if and only if all leading principal minor all leading principal minor of A are positive। देखो, जब Q मेरे पास हो x ट्रांसपोज इंटू AX, क्योंकि हर एक जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है वो इस टाइप से होती है, इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ऑल लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ A आर पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में? जैसे मेरे पास कोई भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स गिवन है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उसके मेरे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। सो मेरे पास A1 2, ठीक है, सॉरी A11 A12 A21 A22 दिया होगा। तो इसका लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1 क्या होगा? ऑफ ऑर्डर 1 क्या होगा? A11। जो ये फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1 होगा। ठीक है। सिमिलरली लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्या होगा? ये पूरा मैट्रिक्स मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है। अब ये मेरे पास अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो, तो मान लो मेरे पास एक कुछ मैट्रिक्स इस टाइप से दी हुई है ना, मान लो मेरे पास ये गिवन है मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर
वन क्या होगा, सेम E11 फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्या होगा, ये इतना डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A11 A12 A21 A22, ठीक है। और लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 3 क्या हो जाएगा, पूरा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब मेरे पास ये पॉइंट ये बोलता है कि अगर मेरे पास Q इस टाइप से गिवन हो और ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा इफ़ एंड ओनली इफ ऑल लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ A आर पॉजिटिव, मतलब ये A जो होगा ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा तभी होगा जब ये A11 भी ग्रेटर देन 0 हो, ये डिटरमिनेंट ऑफ A भी ग्रेटर देन 0, इफ़ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। और अगर 3 क्रॉस 3 वाला भी अगर पॉजिटिव डेफिनेट कब होगा, जब LPM ऑफ ऑर्डर 1 ग्रेटर देन 0 हो, LPM ऑफ ऑर्डर 2 भी ग्रेटर देन 0 हो और ये LPM ऑफ ऑर्डर 3 भी ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तभी अपन क्या बोलेंगे, इसको पॉजिटिव डेफिनेट बोलेंगे। ये बहुत ईजी है इसको चेक करना। कभी भी अपन के पास नॉर्मली अपन एग्जाम में क्या होता है, मैक्सिमम 3 क्रॉस 3 की, कभी कभी ये देता है तो 2 क्रॉस 2 दे देता है, बाकी नॉर्मली अपन के पास मैक्सिमम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी होती है। या अगर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म भी होती है तो उसको अपन इजीली मैट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। सिमिलरली अपन नेगेटिव डेफिनेट के लिए लिखते हैं, मेरे पास Q ऑफ x गिवन है, x ट्रांसपोज इनटू A इनटू x इज नेगेटिव डेफिनेट if and only if all लीडिंग, सीधा लिख रहा हूँ मैं, all लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ A आर अल्टरनेटिवली नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो अगर नेगेटिव डेफिनेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए को क्या करना पड़ेगा, जो भी LPM होंगे सारे ऑल लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ A आर अल्टरनेटिवली नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मतलब क्या कि जैसे मेरे पास ये हो, मेरे पास मैं सीधा 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल लेता हूँ, उसमें 2 क्रॉस 2 अपने आप आ जाएगा। तो ये क्या होगा, LPM ऑफ ऑर्डर 1 क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का LPM क्या होता है, A11 होता है। LPM ऑफ ऑर्डर 2 क्या होता है, A, तो उसका डिटरमिनेंट होता है, उसका होता है ये A11 A12 A21 A22, ठीक है। LPM ऑफ ऑर्डर 3 क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। सी पॉजिटिव डेफिनेट के लिए क्या चाहिए अपन को, सारे के सारे ये क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। जैसे A11 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और जो लास्ट वाला जो थर्ड वाला भी है वो भी होना चाहिए। मैंने रफ कर दिया था वो, ठीक है। नेगेटिव डेफिनेट के लिए क्या चाहिए मेरे को, ये फर्स्ट वाला स्टार्ट हो, फर्स्ट नेगेटिव से स्टार्ट हो, सेकंड वाला पॉजिटिव हो, वो थर्ड वाला क्या हो, फिर नेगेटिव। अगर कोई फोर्थ ऑर्डर का है तो वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, चलता रहना चाहिए अल्टरनेटिवली। और स्टार्ट किससे करना है अपन को, नेगेटिव से, ठीक है।
अब जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, तो इसलिए एक बार अच्छे से देखते जाओ। अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद चीज़ें और क्लियर हो जाएगी अपनी। अब मैं क्या है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का डेफिनेट और सेमी डेफिनेट को अपन लिंक करते हैं आइगन वैल्यूज से, कि जो अपने पास मैट्रिक्स ए गिवन है उसकी अपन आइगन वैल्यू से कैसे पता चलेगा कि हाँ वो पॉजिटिव डेफिनेट है या फिर सेमी पॉजिटिव है या किस टाइप की है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। हाँ, QX इक्वल्स टू X ट्रांसपोज इंटू AX इज फर्स्ट। पॉजिटिव डेफिनेट if and only if all eigen values are positive। अपन कब जो QX होगा उसको अपन कब पॉजिटिव डेफिनेट बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ आई आर पॉजिटिव। यहाँ पे लिख दो ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। जो मैट्रिक्स अपने पास गिवन है, उस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स ए गिवन है, अगर उसके सारे आइगन वैल्यूज अगर अपने पास पॉजिटिव आ गए तो ही अपन बोलेंगे कि जो 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 क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू है वो पॉजिटिव डेफिनेट है। अब देखो दो मेथड बताए मैंने आपको। फर्स्ट तो ये है कि वो लीडिंग एलपीएम निकाल के वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए पॉजिटिव डेफिनेट के लिए। वो सेकंड ये है। तो दोनों ही अपन को याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली कभी कभी क्या होता है कि मैट्रिक्स होता है वो थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होती है उसके अंदर, तो अपन को आइगन वैल्यूज़ बहुत मुश्किल होती है निकालने के लिए। तो अपन उससे ट्राई कर सकते हैं। उससे ट्राई करके अपन क्या कर सकते हैं, ईजीली अपन एलपीएम तो नहीं निकाल सकते ना, तो एलपीएम निकाल के भी उसको कर सकते हैं। और अगर आइगन वैल्यूज़ नहीं लिख सकती तो एलपीएम की जरूरत नहीं है ना। नॉर्मली मान लो क्या होता है, किसी की जैसे इस टाइप से दी होती है 0 0 1 1 0 0 0 1, ठीक है। अब ये पता है कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आइगन वैल्यू होगी। इसके अंदर ये एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू, तो इसके पास कितनी होगी, टोटल 2 पॉजिटिव आइगन वैल्यू होगी और एक मतलब 2 पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव आइगन वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली बात है कि पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके पास 2 आइगन वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव है। और पॉजिटिव डेफिनेट होने के लिए क्या चाहिए अपने पास, सारी की सारी आइगन वैल्यू अपने पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव हो चाहिए। और या आप इसको एलपीएम से भी ट्राई कर लो, तो जिससे आपका मन हो उससे ट्राई कर सकते हो, जिससे कैलकुलेशन ईजी रहे। इसलिए देखो इसके अंदर बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म को पॉजिटिव डेफिनेट निकालने के लिए बहुत सारे रिजल्ट हैं, बट मैं बहुत एकदम आपको सिलेक्ट करके बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। क्योंकि एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो बहुत सारे रिजल्ट होंगे ऑलरेडी अपने पास, तो अपन क्या क्या याद रखेंगे। तो मैं एकदम सिलेक्टेड चीज़ें करा रहा हूँ आपको, ताकि हाँ ये आपको याद रखना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। इससे आपका काम बन जाएगा। सेकंड, QX is negative definite if and only if all eigenvalues of A are negative। अगर सारे आइगन वैल्यूज मेरे पास A के नेगेटिव हो गए ना, तो वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी ऑफ ए, दिस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, इस मैट्रिक्स की, ठीक है, जो अपन निकाल सकते हैं। मैंने बताया था कि हाँ अपन कैसे निकालते हैं। तो अगर ये सारे के सारे आइगन वैल्यू अपने पास नेगेटिव आ गए, तो जो ये जो होगी ना मैट्रिक्स, जो अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, उसको अपन नेगेटिव डेफिनेट भी बोल सकते हैं। थर्ड इज मैं सेमी की बात करूंगा। सेमी पॉजिटिव if and only if at least one eigen value is at least one eigenvalue of A is
0 and remaining are नॉन नेगेटिव। मतलब क्या है कि अपन किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म को सेमी पॉजिटिव का बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ, ये सेमी पॉजिटिव डेफिनेट लगा लेना आप, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 0, कि मेरे पास एक आइगन वैल्यू ऐसी हो जो 0 हो जाए, बाकी सारी मेरे पास पॉजिटिव मिलनी चाहिए। मतलब कम से कम एक ऐसी, मान लो हो सकता है कि मेरे पास 2 0 मिल जाए और एक पॉजिटिव मिल जाए, चलेगा, बट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो एक 0 मिल जाए, कम से कम एक जरूरी है, और बाकी सारी पॉजिटिव हो जाए, तो अपना काम बन जाएगा। उसको अपन बोलेंगे सेमी पॉजिटिव। जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से अपन को क्लियरिटी आ जाएगी। सिमिलरली देखो सारे रिजल्ट मिलते जुलते। देखो अब अगर आपने पॉजिटिव याद कर लिया तो नेगेटिव के लिए सारी आगे वैल्यूज नेगेटिव चाहिए। सेमी पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 0 चाहिए, बाकी की क्या चाहिए अपने पास, नॉन नेगेटिव चाहिए, मतलब पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ सेमी नेगेटिव की, सेमी नेगेटिव पे क्या होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ में यही बात, एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 0, सेम डिटो, एंड रिमेनिंग आर देखो अपन पास क्या चाहिए, नेगेटिव के लिए क्या चाहिए, सारी पॉजिटिव चाहिए, नॉन नेगेटिव चाहिए, ठीक है। सो ये बोलेंगे ना अपन सेमी नेगेटिव के लिए, इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 0, एंड बाकी क्या चाहिए अपन को पास, बाकी मेरे पास नेगेटिव चाहिए, और नेगेटिव, ठीक है। सेमी पॉजिटिव के लिए क्या चाहिए, कम से कम एक मेरे पास नेगेटिव हो, बाकी मतलब सेमी पॉजिटिव के लिए चाहिए मेरे पास कम से कम एक 0 हो, बाकी सारी पॉजिटिव हो। और सेमी नेगेटिव के लिए मेरे पास क्या चाहिए, कम से कम एक 0 हो, बाकी सारी नेगेटिव हो। फिफ्थ ही है ना, हाँ ठीक। फिफ्थ रिजल्ट क्या है, Q इज indefinite if and only if at least 1 eigen value is positive and at least 1 eigen value is नेगेटिव। इनडेफिनेटली मेरे पास क्या चाहिए, कम से कम मेरे को एक चाहिए पॉजिटिव और कम से कम मेरे को एक चाहिए नेगेटिव। तो मेरे पास अगर दोनों मिल जाती है, 0 हो सकता है 0 ना हो, अपन को कोई मतलब नहीं। अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए कम से कम एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव और कम से कम एक आइगन वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा इक्वेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे क्या होता है अपन के पास क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ अपन को कैसे इन चीज़ों को यूज़ करना है। अपन को बस इतने, अगर आप इतने से ही याद रखते हो ना, आपका काम बन जाएगा, और लिंक है एक दूसरे से, आप इजीली याद रख पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं अपन अभी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो ये क्या कह रहा है, द मैट्रिक्स, ये गिवन मैट्रिक्स है, इज पॉजिटिव डेफिनेट, नॉन नेगेटिव डेफिनेट बट नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, नाइदर नेगेटिव डेफिनेट नॉर पॉजिटिव डेफिनेट, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको अपन। ये मैट्रिक्स अपने पास गिवन है। देखो एक तो ये तरीका है कि आप इसका सिंपली आइगन वैल्यूज निकाल लो और ख़त्म। हो सकता है इसके आइगन वैल्यूज इजीली निकलते हैं, मैंने ट्राई नहीं किया आइगन वैल्यू से, हो सकता है, बट अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं। देखो LPM ऑफ ऑर्डर 1 क्या है, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर ऑफ
ऑर्डर 1 क्या है इसका 3 है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। LPM ऑफ ऑर्डर 2 क्या है, ये होता है ना 6 - 1, 3 × 2 - 1, 6 - 1 5, ये भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो लग रहा है कि हाँ दोनों ग्रेटर देन 0। तो अगर मान लो देखो ये तो है कि नेगेटिव डेफिनेट तो है नहीं, क्यों, क्योंकि अगर नेगेटिव होता ना तो अपने पास यहाँ पे क्या होता, नेगेटिव नंबर होता, फर्स्ट वाला ध्यान रखना हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये तो हमारा गया काम से, ठीक है। सो ऑर्डर 2 का क्या है 5 आ गया, फर्स्ट का भी ग्रेटर देन 0 है, अगर सेकंड का भी ग्रेटर देन 0 है तो मतलब अपन को हमेशा क्या करना चाहिए, तो अपन को पहले डिटरमिनेंट निकाल के ऑर्डर 3 का भी अपन को एक बार चेक करना चाहिए, क्या पता इजीली हो जाए, फिर अपन को आगे वैल्यूज निकालनी नहीं पड़ती ना। तो LPM ऑफ ऑर्डर 3 निकालते हैं अपन। 3 क्या होगा इसका डिटरमिनेंट, 3 × 6 - 1 + 1 × -3, ठीक है, करेक्ट तो है। 3 × 6 - 1 + 1 × -3, so this is 15 - 3 = 12। मतलब इसके ऑल LPM के आगे पॉजिटिव आ गए। तो जब सारे LPM अपने पास पॉजिटिव आते हैं तो मैट्रिक्स क्या होता है, पॉजिटिव डेफिनेट। अब या तो आप हो सकता है कि सीधा इसका निकालो, आइगन वैल्यूज निकाले कर लो कि हाँ अगर सारे इसका क्या होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि सारे आइगन वैल्यूज के क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तभी तो पॉजिटिव डेफिनेट बनाएगा। तो आप सारे आइगन वैल्यूज भी निकाल सकते हो, बट पहले मेरी ये मानना है कि हमेशा LPM ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 का निकाल लो। अगर दोनों ग्रेटर देन 0 आ गए ना तो पक्का आपको थर्ड के लिए जाना चाहिए। आपको सबसे पहले उसको आइगन वैल्यूज नहीं निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Q be a real quadratic form on R square, which of the following Q is positive definite। ये Q बोल रहा है कि इसमें 4 Q दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है, बोल रहा है कि कौन सी पॉजिटिव डेफिनेट है। अब पिछला क्वेश्चन था वो भी CSR में आ चुका है पहले, और ये भी आ रखा है, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन करवा रखा हूँ वो एग्जाम में आ ही रखे हैं सारे कम से, ठीक है। और ये तो लास्ट तो जो भी एग्ज़ाम हुआ था इसी में आया हुआ है, जो हुआ था ना नवंबर 2020 के अंदर, उसमें। अब देखिए ये बोल रहा है कि कौन सी पॉजिटिव डेफिनेट है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मैट्रिक्स निकालते हैं। जो भी ए आएगी उसके देख लेंगे आइगन वैल्यूज क्या आएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए क्या आएगा है, देखो x² + y² कोफिशिएंट क्या है 0 0 है, सो 0 0। xy कोफिशिएंट क्या है 1 है, सो हाफ, दिस इज ऑल्सो हाफ। देखो वेरिएबल 2 है तो जो मैट्रिक्स ए बनेगी वो 2 × 2 की बनेगी। अब देखो इस मैट्रिक्स का क्या है, ये मैट्रिक्स इसका आइगन वैल्यूज होंगे प्लस माइनस हाफ होंगे, ठीक है। तो एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव डेफिनेट के लिए अपन को क्या चाहिए, दोनों पॉजिटिव चाहिए। यहाँ तो एक नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या आएगा, x² + y² कोफिशिएंट क्या है 1 1, xy कोफिशिएंट क्या है -1, सो -हाफ, ठीक है। देखो इसका रो सम क्या आ रहा है, इसका रो सम आ रहा है हाफ। तो एक आइगन वैल्यू से λ1 तो आगे इसके पास हाफ आ गई, ठीक है। और ट्रेस इसका 2 आ रहा है तो नेक्स्ट आइगन वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ गई। चेक, ट्रेस 2 आना चाहिए, ट्रेस 2 आ रहा है। डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 1 - 1/4, इट्स 3/4, ठीक है। तो दोनों आइगन वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव आ गई, तो ये डेफिनेट हो गया। अब नेक्स्ट अपन को चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि MCQ क्वेश्चन था, बट फिर भी अपन चेक कर लेते हैं। देखो थर्ड की ये क्या आएगी अपने पास 1 1 1 1। सीधा कर रहा हूँ मैं, अब तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अब तक। तो इसका रोसम क्या आ रहा है 2 r, तो एक तो आइगन वैल्यू 2 हो गई, दूसरी क्या होगी 0।
तो पॉजिटिव के लिए अपन को क्या चाहिए, सारे पॉजिटिव चाहिए ना। अगर सेम ही होता, ये तो क्या है, ये सेमी पॉजिटिव होगी ना, क्योंकि ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गया, मतलब एक पॉजिटिव और एक जीरो की वैल्यू आ गई ना, तो ये पॉजिटिव डेफिनेट तो है नहीं, कि भी फॉल्स हो गया। ठीक है, लास्ट ऑप्शन, ये भी आप चेक कर लेना, इसका भी आइगन वैल्यूज क्या है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अपन है ना एक और मेथड से कर सकते हैं, डेफिनेशन से, उससे क्वेश्चन ज़्यादा इजीली हो सकता है ये क्वेश्चन। देखो कैसे, मेरे पास क्या था कि पॉजिटिव डेफिनेट की जो रेंज होती है वो क्या होती है, नॉन जीरो एक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होती है, और वो जब जीरो कब होता है उसका क्यू की वैल्यू, जब एक्स जीरो, मतलब 0,0 पे ही पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, जीरो होनी चाहिए, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे देखो फर्स्ट के लिए क्या है, अगर मैं क्यू ऑफ 0,1 लूँ तो ये क्या है, जीरो आ रहा है। ठीक है, या मैं अगर मैं ये कहूँ कि क्यू ऑफ फर्स्ट ऑप्शन के लिए -1,1 ले तो ये क्या है, -1 लेस देन 0 आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होती है, रेंज हमेशा पॉजिटिव होती है, या जीरो तभी होती है जब एक्स जीरो होता है, तो ये तो नहीं हो सकती। ऐसे ये होगी क्या, फिर इनडेफिनेट होगी ना, क्योंकि क्या है, क्यू ऑफ 1,1 क्या है, 1 आ रहा है, तो ये जीरो भी दे रहा है, ये नेगेटिव भी दे रहा है, ये पॉजिटिव भी दे रहा है, तो मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसकी जो रेंज होगी वो रियल नंबर आएगी ना, तो ये इनडेफिनेट बनाएंगे फर्स्ट। सेकंड में देखो, सेकंड 2 से आ जाएगा, क्योंकि अपन ने वैसे भी चेक कर लिया है, रेंज से भी देख लेना। थर्ड का देखो अपन, थर्ड में अगर मैं ये लूँ क्यू ऑफ 1,-1 लूँ तो ये क्या है, 1 - 2 + 1 0, तो जो सेमी पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होता तो नॉन जीरो एक्स के लिए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एक्स जीरो पे ही क्यू जीरो होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। और अगर मैं फोर्थ ऑप्शन के लिए मैं अगर क्यू ऑफ लूँ, अगर मैं 0,1 लूँ, ठीक है, तो ज़ीरो, ये भी जीरो आ गया, क्योंकि एक्स जीरो और एक्स वाई भी जीरो आ जाएगा। तो फोर्थ में भी क्या है, क्यू जीरो है नॉन जीरो एक्स के लिए, तो अगर नॉन जीरो एक्स के लिए क्यू जीरो है तो पॉजिटिव डिफरेंस थोड़ी होगा, पॉजिटिव डिफरेंस कैसे होता है, क्योंकि पॉजिटिव के लिए जीरो तभी होता है क्यू जब एक्स जीरो होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो अपन सीधा सेकंड में चल सकते हैं, अपन को मैट्रिक्स बनाने की भी जरूरत नहीं होती है। आप दोनों तरीके हमेशा फॉलो करो, एग्ज़ाम में कब कौन सा इजी पड़ जाए अपन को नहीं पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आ रखा है एक बार, ये बोल रहा है लेट ए बी एन क्रॉस एन रियल सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोल रहा है, मतलब अपन के पास सारे आइगन वैल्यूज नॉन जीरो है। सपोज देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू Rn such that x transpose into ax is less than 0, then we can conclude that determinant of a less than 0, b equals to -a is positive definite. There exists y belongs to Rn such that y transpose into a into y is less than 0, and for every y belongs to Rn y transpose into a into y is less than 0. ये बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। देखो ये क्या दे रखा है, ये क्यू एक्स क्या बोल रहा है, मेरे पास एक्स ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स दे रहा है ना, ये एक्स ट्रांसपोज इंटू ए इंटू, देखो कैसे पता लग गया, अपन को पता कैसे चलेगा कि हाँ ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन है, जैसे ही एक्स ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स देखा दिमाग आया कि हाँ नहीं ये हो सकता है उसका, तो क्यू एक्स ये होता है। अब मेरे पास क्यू एक्स ये बोला कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू Rn, मतलब मेरे पास एक एक्स ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 मतलब क्या है। अब देखो क्यू क्या हो सकता है, क्यू पॉजिटिव नहीं हो सकता ना, क्यू सेमी पॉजिटिव हो सकता है, ये अगर क्यू पॉजिटिव होता तो हमेशा ये ग्रेटर देन 0 होता, अगर सेमी होता तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता। तो इसका मतलब क्यू क्या हो सकता है, क्यू या तो हो सकता है कि नेगेटिव डेफिनेट हो जाए या फिर सेमी नेगेटिव हो जाए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के अंदर भी लेस देन 0 होती है रेंज के अंदर, और सेमी के अंदर भी लेस देन 0 होती है रेंज के अंदर, क्योंकि देयर एग्जिस्ट एक एक्स की बात कर रहे हैं ना, तो अपन पूरा नहीं कह सकते हाँ कि सेमी हो सकता है या फिर फिक्स नेगेटिव हो सकता है, या फिर इनडेफिनेट भी हो सकता है, इनडेफिनेट भी तो हो सकता है। क्यों, रीज़न ये है कि जो इनडेफिनेट होता है उसकी तो रेंज आर होती है, तो वो भी हो सकता है कि कोई नेगेटिव नंबर अटेन कर ले,
तो इन तीनों में से एक हो सकता है। अगर इन तीनों में से एक हो गया, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव में भी और सेमी नेगेटिव के अंदर भी और इनडेफिनेट के लिए भी क्या होता है, हमेशा मेरे पास एक आइगन वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इससे अपन के पास ये कंक्लूजन निकलता है कि इस मैट्रिक्स ए की मेरे पास एक आइगन वैल्यू नेगेटिव ज़रूर है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। देखो, मेरे को ये बोल रहा है कि क्यू ऑफ एक्स एक एक्स के लिए, किसी भी वन एक्स के लिए ये लेस देन 0 है, तो ये पॉजिटिव नहीं हो सकता, सेमी पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है, नेगेटिव हो सकता है क्योंकि उसकी जो आर माइनस होती है रेंज, सेमी नेगेटिव हो सकता है और इनडेफिनेट भी हो सकता है। पर इन तीनों केस के लिए क्या होता है, नेगेटिव के लिए और सेमी नेगेटिव के लिए और इनडेफिनेट के लिए क्या होता है, एक आइगन वैल्यू कम से कम, आप याद हो आपको, तो एक आइगन वैल्यू कम से कम हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है। अभी तक अपन सिर्फ इतना ही कंक्लूड कर पाए उस ऊपर वाले स्टेटमेंट से। ये बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए लेस देन 0 है। कैसे, क्यों? देखो, मेरे पास हो सकता है कि दो नेगेटिव आ जाए, मेरे पास दो नेगेटिव आइगन वैल्यू आ जाए और फिर एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू आ जाए और मेरे पास इनडेफिनेट मैट्रिक्स हो जाए, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बनेगा ना, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइगन वैल्यू होता है ना। तो अगर मेरे पास इनडेफिनेट मैट्रिक्स हुई और लेट्स सपोज मेरे पास दो नेगेटिव आइगन वैल्यू हो गई और एक पॉजिटिव होगी, तो डिटरमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये हमेशा गलत होगा। अब ये बोल रहा है कि b इक्वल्स टू माइनस ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। कैसे हो सकता है? क्योंकि इससे, इस स्टेटमेंट से अपन ये कंक्लूड नहीं कर सकते ना कि ये पक्का नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव डेफिनेट होती तो b इक्वल्स टू माइनस ए पॉजिटिव डेफिनेट हो जाता, क्योंकि फिर क्या होता, फिर सारे के सारे आइगन वैल्यू होते इसके वो नेगेटिव होती और अगर उसका माइनस लेते तो b की जो भी आइगन वैल्यू होती वो पॉजिटिव मिल जाती है अपन को। अब इसमें हो सकता है कि सेमी बन गया तो एक जीरो बन गया, एक जीरो बन गया तो b का भी एक आइगन वैल्यू जीरो बन गई, तो फिर सेमी पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्लियरली b तो नहीं हो सकता। ये बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट 5 बिलोंग्स टू Rn सच दैट y ट्रांसपोज इनटू a इनटू y इज लेस देन 0। हाँ, ये बोल रहा है अगर एक x मेरे पास ऐसा मिल गया तो एक और में मिल सकता है ना, क्यों नहीं मिल सकता? देखो, मैं क्या लेता हूँ, एक अल्फा में स्केलर लेता हूँ ग्रेटर देन 0। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं कोई एक स्केलर लेता हूँ अल्फा ग्रेटर देन 0 और मैं नया वेक्टर बनाता हूँ y अल्फा इनटू x, ठीक है। अब जो मेरे पास अल्फा x का ट्रांसपोज इंटू a इंटू जो x आएगा इंटू अल्फा x जो आएगा वो भी लेस देन 0 होगा ना। तो ये क्या, अल्फा क्या है, y है, तो y ट्रांसपोज इंटू a इंटू, क्योंकि अल्फा स्केलर है तो अल्फा स्केलर बन जाएगा तो पॉजिटिव है ही, सो y ट्रांसपोज इंटू a इंटू y क्या आ जाएगा, लेस देन 0 बनेगा। तो एक x से एग्जिस्ट तो कर ही सकता है ना। अब ये बोल रहा है कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू Rn y ट्रांसपोज इंटू a इंटू y लेस देन 0 है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब ये तो मैट्रिक्स a और नेगेटिव हो। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि जो q ऑफ y है ये हमेशा क्या है, इसकी रेंज नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स ये बोल रहा है कि अगर एवरी y के लिए अगर y ट्रांसपोज इंटू a इंटू y अगर लेस देन 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि a मेरे पास क्या हो गया, a मेरे पास नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होगी, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है ना, हो सकता है कि मेरे पास सेमी नेगेटिव मैट्रिक्स हो सकता है मेरे पास इंडेफिनेट मैट्रिक्स हो। इनके लिए क्या होती है, रेंज क्या होती है इनके लिए, इनकी अगर ये मैट्रिक्स हो गई तो इसकी रेंज तो इसकी रेंज क्या बनेगी मेरे पास, इसकी रेंज तो मेरे पास रियल नंबर बनती है। तो सारे लेस देन कैसे हो सकता है? अगर एक मिल गया तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट सारे नहीं मिलेंगे कि हाँ सारे लेस देन 0 बन जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये भी नहीं होगा, ये ट्रू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। सो नेक्स्ट भी पूछ सकता है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कंसिडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म q ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस समथिंग दे रखा है। ये पूछ रहा है कि रेंज कंटेन्स दिस क्लोज इंटरवल 1 कॉमा इन्फिनिटी। सेकंड बोल रहा है रेंज इज कंटेन्ड इन क्लोज इंटरवल 0 कॉमा इन्फिनिटी। थर्ड बोल रहा है रेंज इक्वल्स टू r है। एंड फोर्थ बोल रहा है कि रेंज इज कंटेन्ड इन क्लोज इंटरवल माइनस n कॉमा इन्फिनिटी फॉर सम लार्ज नंबर n डिपेंडिंग ऑन q। देखते हैं
अच्छा एक बात बताओ, एक तो ये तरीका है कि इसकी मैं मैट्रिक्स निकालूँ, इसकी मैं मैट्रिक्स निकाल के इसके मैं आइगन वैल्यूज़ निकाल लूँ। आइगन वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, तो अगर आइगन वैल्यू मेरे पास सारे पॉजिटिव आ गए तो उसकी रेंज बाहर प्लस हो जाएगी। अगर मान लो मेरे पास कुछ नेगेटिव मिल गया आइगन वैल्यूज़ और कुछ पॉजिटिव मिल गए, मतलब एटलीस्ट 1 पॉजिटिव और अगर मेरे पास एटलीस्ट 1 नेगेटिव मिल गया तो ये क्या हो जाएगी, रेंज बाहर हो जाएगी। एक तो वो लेंदी वाला तरीका है मेरे पास, ठीक है। बट मैं यहाँ पे वो ना करके मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए चूज़ किया है कि इसमें पॉइंट देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ क्यू ऑफ, मैं लेता हूँ एक्स को भी 0, वाई को भी 0, जेड को मैं नॉन ज़ीरो लेता हूँ। ये क्या आएगा मेरे पास, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, मेरे पास बचेगा क्या, माइनस जेड स्क्वायर बचेगा ओनली। इसका मतलब क्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा फॉर 0 0 जेड के लिए, हमेशा लेस देन 0 होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्यू को लेता हूँ 0, वाई, जेड लेता हूँ, 0, वाई, 0 लेता हूँ। ये क्या बनेगा मेरे पास, सिर्फ वाई स्क्वायर बनेगा, तो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि क्यू क्या है, अगर मैं वाई चेंज करता हूँ तो सारी पॉजिटिव नंबर मिल जाएंगे मेरे पास, अगर मैं जेड चेंज करता तो मेरे पास सारे नेगेटिव नंबर मिल जाएंगे मेरे को। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो रेंज है वो क्या है, रियल नंबर। मैं जेड को चेंज करता रहूँगा, मेरे पास सारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। मैं वाई को चेंज करता रहूँगा, मेरे पास सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या, रेंज क्या होगी, आर होगी। तो हमें सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो रेंज क्या आ गई, रियल नंबर आ गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पे भी, अगर मेरे को कभी भी जो ये एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर है ना, इसमें अगर मेरे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कम से कम एक पॉजिटिव और कम से कम अगर एक नेगेटिव नंबर मिल गया, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट के अंदर मेरे पास कम से कम एक पॉजिटिव और कम से कम अगर एक नेगेटिव नंबर मेरे पास मिल गया, तो जो क्यू होगा वो हमेशा, उसकी रेंज हमेशा आर होगी। क्यों होगी, समझ गए। क्योंकि मैं क्या करूँगा, बाकी 2 को 0 करूँगा तो मेरे पास नेगेटिव नंबर मिल जाएंगे, और एक बार मैं क्या करूँगा, इस सेम टाइप से मैं पॉजिटिव नंबर भी निकाल लूँगा, तो मेरे पास रेंज आर आ जाएगी। और फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रेंज कंटेन्स 1 इन्फिनिटी, बिल्कुल रेंज कंटेन कर रहा है इसको। अब ये बोल रहा है कि रेंज इज कंटेन्ड इन 0 इन्फिनिटी, नहीं आ रहा है रेंज तो हो नहीं सकता। अब ये बोल रहा है कि रेंज इज कंटेन्ड इन दिस, बकवास, एब्सोल्युटली बकवास, ठीक है, हो नहीं सकता ना। रेंज कंटेन कैसे हो सकती है क्लोज इंटरवल के अंदर, इसके अंदर। अभी हम 2 थ्योरम डिस्कस करते हैं, जिसमें कि 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म का आइसोमॉर्फिक के बारे में बात करते हैं, और फील्ड आर एंड फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट थ्योरम ये है कि 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन n वेरिएबल्स आर आइसोमॉर्फिक ओवर R इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम रैंक एंड इंडेक्स। मतलब अगर अपन ओवर R की बात करें तो रियल फील्ड के रेस्पेक्ट के अंदर ये तभी 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म तभी आइसोमॉर्फिक होगी जब उनका रैंक और इंडेक्स, तो दोनों का रैंक और इंडेक्स सेम हो, ठीक है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स का मतलब ये होता है ना कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, ठीक है। और सेकंड थ्योरम बोलते हैं कि 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन n वेरिएबल्स आर आइसोमॉर्फिक ओवर C इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम रैंक। मतलब कॉम्प्लेक्स के लिए क्या चाहिए, सिर्फ अगर रैंक सेम होगी तो ये अपना काम चल जाएगा, ठीक है। और रियल नंबर के लिए क्या चाहिए अपन को, उनकी रैंक और नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज दोनों सेम होने चाहिए। और इस पे लेटेस्ट काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पे, तो इस बार भी चांसेस हैं आने के। क्वेश्चन लेते हैं इस पर। ये क्वेश्चन है, देखो ये भी पूछा गया है CCR में। 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है, कंसीडर द 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म्स Q एंड P 4 वेरिएबल्स के अंदर है, एक्स और W के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस BW स्क्वायर। सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस C इंटू ZW, ठीक है, जहाँ B एंड C आर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो बोल रहा है कि P एंड Q आर इक्वलेंट ओवर C इफ B एंड C आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है।
सेकंड ऑप्शन बोल रहा है पी एंड क्यू आर इक्विवेलेंट ओवर आर इफ बी एंड सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। एंड थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है पी एंड क्यू आर इक्विवेलेंट ओवर आर इफ बी एंड सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स विद बी नेगेटिव। एंड लास्ट ऑप्शन बोल रहा है पी एंड क्यू आर नॉट इक्विवेलेंट ओवर आर इफ सी इक्वल्स टू जीरो। देखिए ट्राई करते हैं अपन। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्यू की मैट्रिक्स को मैं कैपिटल क्यू में लिखता हूँ और क्यू की मैट्रिक्स निकालता हूँ मैं। क्या आती है देखो, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है इसके अंदर 1 1 1 एंड बी, ठीक। एंड पी के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर का 0 है और डब्ल्यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है। सो 1 1 0 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड 0। और ये क्या है, जेड एंड डब्ल्यू का है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा c/2, यहाँ भी आ जाएगा c/2। तो ये आ जाएगी p की मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर है ना, क्योंकि देखो जेड स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट 0 है, तो डायगोनल में 2 0 आ जाएगा। बाकी क्या है, जेड डब्ल्यू का ये, तो यहाँ पे तो यहाँ पे c/2 आ जाएगा ना। देखो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो दे क्या रखा है, जेड डब्ल्यू दे रखा है, जेड डब्ल्यू c/2। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरे को ये बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है कि P एंड Q आर इक्विवेलेंट ओवर C इफ B एंड C आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो अगर ओवर C की बात कर रहा है, मतलब क्या होना चाहिए अपने पास, सिर्फ रैंक इक्वल होनी चाहिए। अगर B और C नॉन जीरो हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, तो A की तो Q की भी रैंक क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एंड P की भी रैंक 4 हो जाएगी ना, अगर दोनों नॉन जीरो हुए। तो ओवर C के लिए अपन को क्या चाहिए, C के लिए अपन को सिर्फ रैंक सेम चाहिए, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, P एंड Q आर इक्विवेलेंट ओवर आर इफ B एंड C आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। ये बोल रहा है कि P एंड Q और R की बात कर रहा है और बोल रहा है कि B एंड C आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं B को पॉजिटिव रख देता हूँ, B को मैं पॉजिटिव, देखो रैंक R के लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इंडेक्स भी सेम होना चाहिए। इंडेक्स मतलब मेरे को सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए दोनों की, और वो सेम होनी चाहिए। आई मीन P एंड Q इक्विवेलेंट ओवर R कब होते हैं, जब दोनों की पॉजिटिव आइगन वैल्यू सेम हो, आई मीन नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यू दोनों की सेम हो और रैंक भी सेम हो। अगर B ग्रेटर देन 0 हो गया तो Q के पास 4 पॉजिटिव आइगन वैल्यू हो जाएगी, मतलब Q की इंडेक्स कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और C के पास देखो, C के पास अगर ये नॉन जीरो हो गया तो ये पक्की बात है कि ये जो होगा ना, इसमें क्या होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू होगी। देख सकते हो आप, एक c/2 हो जाएगी और दूसरी -c/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी इंडेक्स कितनी आएगी, फिर 3 आएगी, और इसकी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखो अगर B ग्रेटर देन 0 आ गया मेरे पास, ठीक है, और C कोई भी नेगेटिव है पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फिर भी इसकी क्या होगी, मैक्सिमम 3 ही इसकी है ना हो सकती है पॉजिटिव आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो गया B स्टेटमेंट तो। ठीक है, ये बोल रहा है P एंड Q आर इक्विवेलेंट ओवर आर इफ B एंड C आर नॉन जीरो रियल नंबर्स विद B नेगेटिव। ठीक है भाई, इसकी हमारे पास तो हमेशा देखो, हमेशा 3 हमारे पास नेगेटिव आइगन वैल्यूज आएगी हमेशा, अगर C रियल नंबर हुआ तो। ठीक है, तो अगर 3 नेगेटिव आए, मतलब 3 पॉजिटिव आ गया उनके पास, 3 पॉजिटिव इसकी है और एक नेगेटिव है, और अगर इसने B को नेगेटिव कर दिया तो इसकी भी 3 पॉजिटिव आ गई और एक नेगेटिव आ गई, तो मतलब क्या, हमारे पास दोनों के पास 3 पॉजिटिव आइगन वैल्यूज हैं। कैसे, ये बोल रहा है कि B नेगेटिव है, ये B को नेगेटिव कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके पास Q के पास 3 पॉजिटिव आइगन वैल्यूज होगी। ठीक है, और अगर C नॉन जीरो रियल नंबर है तो इसके पास भी कितनी होगी, 3 ही तो होंगी। चेक कर सकते हो आप निकाल के भी, क्लियरली दिख भी रहा है सामने। तो दोनों की इंडेक्स सेम आ गई, मतलब क्या है, ये ओवर R रैंक भी सेम और इंडेक्स भी सेम, तो A एंड C तक ट्रू हो गया। ये बोल रहा है P एंड Q आर नॉट इक्विवेलेंट ओवर R इफ C इक्वल्स टू 0। अगर C इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है, तो इसकी रैंक कितनी है,
अगर सी इक्वल टू 0 हो गया ना तो इसकी हमेशा रैंक कितनी आ जाएगी, रैंक ऑफ पी कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2 ही होगी, हमेशा 2 ही होगी। क्योंकि रैंक ऑफ क्यू कितनी है, अगर बी 0 भी हो गया ना तो भी रैंक ऑफ क्यू हो जाएगी वो 3 होगी हमेशा। तो रैंक भी सेम नहीं होगी, रैंक सेम नहीं होगी तो कभी इक्विवेलेंट हो नहीं सकते। सो सही है पी एंड क्यू आर नॉट इक्विवेलेंट और आर। सिंपल है। सिर्फ अपन को क्या करना है, सिर्फ अपन को यही करना है कि जो 2 थ्योरम्स थी उनको अच्छे से समझ लेना है, उन सिर्फ थ्योरम से ही अपना काम हो जाना है, ठीक। और इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, ठीक है। ये सेम देखो, सेम ये 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, दिसंबर 19 में। देखो ये बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एनी 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ सेम रैंक इन n वेरिएबल्स ओवर आर आइसोमॉर्फिक। सेकंड बोल रहा है एनी 2, मैंने सेम लिख दिया, एनी 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ सेम रैंक इन n वेरिएबल्स ओवर आर सी आर आइसोमॉर्फिक, ओवर सी आर आइसोमॉर्फिक, ठीक है। फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि जो फील्ड ले रहा है, फर्स्ट में वो रियल नंबर ले रहा है, सेकंड में जो फील्ड ले रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा है। सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एनी 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन n वेरिएबल्स आर आइसोमॉर्फिक ओवर सी, ओके। एंड डी बोल रहा है ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 4 वेरिएबल्स कैन बी आइसोमॉर्फिक टू ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 10 वेरिएबल्स, ओके, ठीक है। देखते हैं, लेट अस सी। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एनी 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ सेम रैंक इन n वेरिएबल्स ओवर आर आइसोमॉर्फिक। कैसे, आर के रेस्पेक्ट के अंदर जब फील्ड अपन के पास रियल नंबर दी होती है तब आइसोमॉर्फिक के लिए हमें क्या चाहिए, इंडेक्स भी सेम होनी चाहिए। इंडेक्स के साथ साथ हमारे पास रैंक और इंडेक्स दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों सेम नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन गया ना। सी के लिए क्या चाहिए, हमें सिर्फ रैंक चाहिए और ये सिर्फ रैंक ही इक्वल कर रहा है तो बी ट्रू हो गया। अब सी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एनी 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन n वेरिएबल्स आर आइसोमॉर्फिक ओवर सी। नहीं, कम से कम सी के लिए क्या चाहिए अपन को, रैंक भी तो सेम चाहिए ना, तो सी फॉल्स हो गया। डी बोल रहा है कि ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 4 वेरिएबल्स कैन बी आइसोमॉर्फिक टू ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 10 वेरिएबल्स। बिल्कुल सही हो सकता है, कैन भी बोल रहा है, देखो ये कैन भी हो सकता है कि मेरे पास ऐसे 2 मिल जाए जिनकी क्या हो जाए, जिनकी इंडेक्स भी सेम हो जाए और जिनकी रैंक भी सेम हो जाए। आप ऐसा करो ना, देखो 4x4 की मैट्रिक्स है कोई भी, ठीक है, फोकस की कोई मैट्रिक्स, तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसके अंदर 3 रखूँगा, 1 1 रखूँगा, बाकी एक मैं इसके अंदर क्या करूँगा, 3 पॉजिटिव आइगन वैल्यू रखूँगा, जो प्लस 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 और एक 0 कर दूँगा मैं, ठीक है। और 10 क्वेश्चन में भी क्या करूँगा, मैं 3 प्लस रखूँगा, बाकी सारी 0 रख दूँगा, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिक हो गया ना, इसका रैंक भी सेम हो जाएगा, ठीक है, और सिग्नेचर भी सेम हो जाएगा और इंडेक्स भी सेम हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों के पास 3 3 है, ठीक है। मतलब मैं इसके भी 3 पॉजिटिव आइगन वैल्यू रख देता हूँ, इसके भी 3 पॉजिटिव आइगन वैल्यू रख देता हूँ, बाकी सारी 0 कर देता हूँ। अभी मैं इसे डायगोनल जो मैट्रिक्स है वो कंसिडर कर रहा हूँ। सो हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है कि अपने पास क्या हो जाए, 2 मैट्रिक्स अपन ऐसी मिल सकती है आराम से, जिसकी इंडेक्स भी सेम हो और जिनकी रैंक भी सेम हो, ठीक है। तो ये भी ट्रू हो गया। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपको 2 स्टेटमेंट पता है तो आप इसको 4.75 मार्क्स आप 2 मिनट में ले आओगे, अदरवाइज फंस जाओगे आप। तो अपन ने जितना भी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ा है काफ़ी इजी है, बहुत आसान है, बस नॉर्मली हमारा फोकस होना चाहिए, हल्के फुल्के मल्टीपल रिवीजन करो, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं सारे आज 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे आप, तो आप एग्ज़ाम के अंदर इसमें से अच्छे मार्क्स ले आओगे, और बहुत इजी पोर्शन है ये। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।